ईडियम्स की तरफ। तो अभी अपने ईडियम्स देखते हैं कौन कौन से ईडियम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। पहला ईडियम है आपका इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या हुआ कि मैं जा रहा हूं, बस आ रहा हूं अभी, बस 2 ही मिनट में। इन नो टाइम मतलब तुम 10 तक गिनो, इतने में आ रहा हूं। नो टाइम मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब बहुत ही जल्दी आ रहा हूं। इन नो टाइम जस्ट गिनो और मैं आया, ये गया और मैं ये आया। तो नो टाइम, टाइम ही नहीं लगेगा मुझे, तो टाइम नहीं लगेगा इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो बहुत जल्दी, वेरी क्विकली और वेरी सुन, कि ये गया और ये आया। आई विल बी बैक इन नो टाइम, मैं वापस आ रहा हूं, बस आंख बंद करो इतने में आ रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से इन द ब्लूज, देखिए कुछ कलर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेचर को। जैसे मैं कहूं आई एम इन द पिंक, पिंक का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ये खुशी को, अच्छे स्वास्थ्य को। और मैं कहूं आई एम इन द रेड, ये एंगर को बता रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं इन द ब्लू, ब्लू का मतलब होता है ग्लूमी, डिप्रेस्ड, उदास हो जाना। तो रंग भी है आपके इमोशन को बताते हैं। तो रेड बताता है एंगर को, गुस्से को, और ब्लू बताता है ग्लूमी को, डिप्रेशन को, उदासी को, सैडनेस को, या आप मेलंकलिक हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपका हो गया पिंक बताता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यू आर इन अ गुड कंडीशन, गुड शेप, गुड सिचुएशन। तो इस तरह से रंग भी बताते हैं। तो ब्लू क्या बता रहा है यहाँ पे, इन द ब्लू, आई एम इन द ब्लू, इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड हो और आप मेलंकलिक भी हो। इसी प्रकार से येलो किसको बताएगा, येलो बताएगा कि आप किसी रोग से पीड़ित हो, आपको कोई रोग लगा हुआ है, अलग अलग। तो ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से इमोशन को, डिप्रेशन को, और मेलंकलिक या कह सकते हैं सैडनेस को भी। आगे मूव करते हैं, इन द गुड बुक ऑफ, आई एम इन द गुड बुक ऑफ, यानी कोई व्यक्ति किसी के फेवर में होता है, ही इज इन माई गुड बुक, मतलब वो मेरे फेवर में है। और वही बात अगर उल्टी हो जाए कि वो मेरे फेवर में नहीं है, वो मैं जो कह रहा हूं उसके फेवर में नहीं है, तो वो हो जाएगा इन द बैड बुक। तो गुड बुक का मतलब होता है फेवर में होना, और बैड बुक का मतलब है कि वो फेवर में नहीं है, वो मेरे एंटी है। तो एंटी होता है तो बोलते हो आप बैड बुक, और जब कोई आपके फेवर में होता है तो आप बोलते हो गुड बुक। बहुत बार पूछा जाता है ये इडियम, और ये इडियम आपको याद करना है, ये एक्सप्रेशंस आपको तुरंत याद करने होंगे। तो ही इज इन माई गुड बुक्स, इसका मतलब है वो मेरे फेवर में है, और ही इज इन माई बैड बुक्स, इसका मतलब वो मेरे फेवर में नहीं है, वो मेरा एंटी है। इन द लॉन्ग रन, देखो इन द लॉन्ग रन जब आप बोलते हो, बात करते हो, बात करते समय आप कहते हो कि देखो मारवाड़ी मोटा मोटी बात है, लंबी चौड़ी बात जाना वो, लंबी चौड़ी बात छोड़ो थे, इन द लॉन्ग रन थे इतनी बात कैसो, शॉर्ट में बात ये है, ठीक है ना। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब हो गया कि इतनी लंबी पीरियड, बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो इतनी लंबी बात जो आप कह रहे हो इन द लॉन्ग रन, बहुत लंबा चलने के बाद में, तो उस हिसाब से आता है कि जब आप कोई बात करते हो तो उससे कैसे बताओगे इन द लॉन्ग रन, कि भाई इतनी बात बता दी, इन द लॉन्ग रन आगे चलकर होगा क्या, कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब तो तुम ये कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इन द लॉन्ग रन जब आगे चलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इन द लॉन्ग रन का मतलब हो गया फ्यूचर में, जब अंततः, जब तुम जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है तो कोई व्यक्ति उसको समझाता है कि देखो मोटा मोटी बात ये है कि इन द लॉन्ग रन, अभी तो तुम छोटे हो लेकिन फ्यूचर में जब बढ़ोगे आगे और बड़ी बड़ी चोरियां करोगे, इस प्रकार के काम करोगे ना, तो अंततः तुम्हारी हालत है वो खराब हो जाएगी और तुम्हें जेल के धक्के खाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब है कि अल्टीमेटली, अंततः, ठीक है ना, अंततः तुम्हारे साथ में ये होने वाला है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ द टाइम। निक का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है ना, इन द निक ऑफ द टाइम। कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम चल रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके एग्जाम के फॉर्म निकले, फॉर्म निकलने के बाद में भी वो सोच रहे हैं चलो देंगे देंगे, लेकिन जैसी डेट आती है ना तब सब लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं कि अभी चलो कोचिंग करते हैं। अब 2 महीने की कोचिंग, 1 महीने की आप कोचिंग करके क्या कर लोगे भैया, आपको करना होता है तो वो तो एकदम
इन द लॉन्ग रन चलना पड़ता है कि शुरुआत से ही सोचना पड़ता है कि लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, इन द निक ऑफ द टाइम, जब जरूरत पड़ती है ना आपको एग्जैक्ट समय पे, तब आप संभालते हो कि अब मुझे ये करना, तब किताबें ढूंढते हो, ये वाली किताब यहाँ रखी है, ये वाली किताब यहाँ पे रखी है, और वो तो है ही नहीं। यानी कि इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब हो गया कि जब जरूरत होती है उस समय, अंत समय में, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी अंत समय में आप संभालते हो अपनी किताबों को कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। उन 1 महीने में 1.5 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, पीछे की तैयारियां की हुई होती, देखिए लंबी प्रोसेस होती है जॉब लगना, ठीक है ना। तो इसमें आप इन द निक ऑफ द टाइम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्ट मोमेंट में या लास्ट मोमेंट में आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब हो गया अल्टीमेटली, अंततः, और इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब हो गया कि एकदम से लास्ट के क्षण में जब जरूरत होती है तब, कि भाई अब हाँ अपने को ये काम करना है। इन द सेम बोट, कि देखो कि भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे हैं क्या, नहीं मेरे पास तो नहीं यार, मेरी तो बहुत हालत खराब है, तो अच्छा तो आप दे दो, इनके पास होंगे किसी दूसरे के पास, नहीं भाई साहब उनकी जैसी मेरी हालत है। अब उनकी जैसी मेरी हालत है, इसका मतलब वो जिस बोट में बैठे हैं उसी बोट में मैं बैठा हूं। इसका मतलब है कि वी आर राइडिंग इन द सेम बोट, हम एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही बोट में। इसका मतलब है हमारी सिचुएशन एक जैसी है, या अच्छी हो सकती बुरी वो अलग बात है, लेकिन राइडिंग इन द सेम बोट इसका मतलब हो गया कि आपकी जैसी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति है, आप जिस बोट पे बैठे हो वो ही बोट मेरी है। कहने का मतलब आपकी जैसी थोड़ी सी खराब स्थिति है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मेरी स्थिति भी खराब है। तो इन द सेम बोट का मतलब हो गया शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, आपके जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो वैसी प्रॉब्लम मेरे साथ है। वी आर इन द सेम बोट, यानी कि हम ऐसी, वी आर इन द सेम प्रॉब्लम, वी आर इन द सेम सिचुएशन। इन वॉज, वॉज का मतलब होता है फैशन। आपको कई बार माँ ऐसे टोकती होगी, ये क्या पहना है तुमने आज, तो आप बोलते हो नहीं ये तो फैशन चलन में है आजकल, तो आप इंग्लिश में बोलते हो इन वॉज। इन वॉज का मतलब होता है चलन में या फैशन में होना। तो वॉज का मतलब ही क्या होता है, फैशन होता है, चलन होता है, प्रचलन होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो सिंपल है। इन्स एंड आउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी चीज को बहुत ही डीपली आप देखते हो कि ये है क्या, इसकी मतलब पर्टिकुलर कोई चीज है उसको बहुत अच्छे से निहारते हो, उसको अच्छे से देखते हो, उसकी डिटेल को, एक एक चीज को अच्छे से देखते हो, उसे बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इसका कोई वैसे नहीं है कि आप कैसे याद करोगे, मैंने भी इसको रटा था तो आप भी रट लीजिए। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो गया माइन्यूट डिटेल, यानी छोटी सी छोटी डिटेल के बारे में पता लगाना, उसे बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। ऐसे बहुत कम है, ज्यादातर तो हम बात करते हैं तो हो जाते, कुछ को तो याद करना ही पड़ेगा। सबकी चीजें तो, सबकी कहानियां नहीं मिलती है, सब चीजें ऐसे नहीं होती। जनरली सब चीजें आसान होती है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। आयरन हैंड, आयरन फिस्ट, अ क्रूअल और अनयील्डिंग एटीट्यूड और अप्रोच। आयरन हैंड, लोहे का हाथ या आयरन फिस्ट, ठीक है ना। ये आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी फिस्ट होती है, फिस्ट का मतलब भी यही होती है, ये वाली जो होती है ये फिस्ट ही होती है, यहां से लेकर यहां तक, कलाई से लेकर ऊपर तक। ये आयरन हैंड, लोहे का हाथ, तो लोहे का हाथ होगा। अब इस एक बात बताओ कि जिस बंदे का लोहे का हाथ होगा, ये उसने लोहे का हाथ पहना हुआ, ऊपर उसने कुछ ग्लव इस तरह से पहना है जो लोहे का बना हुआ है, तो वो कैसा होगा भाई, उसने क्यों पहना है। पहली बात तो ये सोचो कि किसी ने लोहे का आर्मर क्यों पहना है। पहली बात तो ये कि या तो वो सोल्जर है तब उसने पहना है, और सोल्जर ने पहना है तो वो कब पहनेगा, जनरल वे में तो पहनेगा नहीं, तो वो लड़ाई करने के लिए गया तब पहना है उसने आर्मर पूरा का पूरा, जिसमें पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोहे का पूरा आर्मर होता है, तो ग्लव्स भी उसके लोहे की होते हैं, ठीक है ना, पकड़ने वाले। तो आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब हो गया, अब वो लड़ने के लिए गया है, वो सैनिक लड़ने के लिए गया है, तो वो क्या करेगा, उसने जब ये ठान ही ली कि उसने पूरा बख्तर पहन ही लिया अपना पूरा, तो वो लड़ेगा और वहां पे हार नहीं मानेगा। इसीलिए तो गया, वो हार नहीं मानता, एक सोल्जर होता है वो कभी हार नहीं मानता। तो आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसका एटीट्यूड होता है अनयील्डिंग, यानी कि वो हार नहीं मानता, समर्पण नहीं करता, है ना।
और दूसरे शब्दों में वो क्रूअल होता है, खुद भी निर्दयी हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, युद्ध के अंदर तो आपको निर्दयी होना ही पड़ता है, अदरवाइज आप दूसरे व्यक्ति को जान कैसे ले सकते हो? अगर जान लेते हो तो निर्दयी तो बनना ही पड़ता है। तो आयरन हैंड एक सोल्जर से ये बना हुआ है कि सोल्जर आयरन हैंड यानी कि पूरा बख्तर पहनता है, हालांकि आयरन हैंड ही इसमें बताया। तो उसके हैंड भी क्या होते हैं, उसके ग्लव्स होते हैं लोहे के वाले ही होते हैं। पूरा बख्तर आप देख सकते हो मूवीज में वगैरह, ये पूरे के पूरे इस तरह से। जब पुराने समय में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे जो राजा महाराजा या सैनिक, तो पूरे शरीर पर एक आर्मर पहन के जाते थे, और जनरली वो लोहे का होता था और वो बढ़िया लोहा होता था ताकि आसानी से उस पर वार ना किया जा सके। और जब क्यों जनरल रोजमर्रा घर में थोड़ी पहनते हैं, लेकिन वो पहन रहे हैं, इसका मतलब युद्ध के लिए जा रहे हैं। और युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि भाई हार नहीं मानेंगे, और दूसरा क्रूअल तो उनको बनना ही पड़ता है, अदरवाइज जान कैसे लेंगे वो। तो उसी से बना हुआ आयरन हैंड और आयरन फिस्ट। इचिंग पॉम, इचिंग का मतलब होता है खुजली। अरे यार आज तो खुजली आ रही है यहाँ पे, कुछ कब आती है ऐसे बोलते हैं ना, खुजली आ रही है हाथ पे, तो इसका मतलब पैसे आने वाले हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? खुजली कब आती है? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप बैठे हो डेस्क पे, सर वो पूछता है आपसे, सर ये वाला काम करवा दो आप मेरा। काम तो करवा देंगे भैया, लेकिन पता नहीं आज खुजली हो रही है। अरे सर ले लेना 500-700 रुपये। मतलब खुजली आ रही है, इसका मतलब उसको क्या समझ में आया कि भाई ब्राइब देनी पड़ेगी। तो इट्स इचिंग पाम का मतलब हो गया कि आप ब्राइब की इच्छा हो रही है आपकी, आप उसको सीधा सीधा तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने दूसरे तरीके से, खुजली आ रही है आज तो पता नहीं हाथ ऐसे चिकने हो रहे हैं, मतलब इस तरह से लुब्रिकेंट लगा हुआ है। तो ये चीजें क्या है ब्राइब के बारे में, कि आपकी इच्छा किसकी हो रही है? ब्राइब लेने की, रिश्वत लेने की, ठीक है ना। तभी तो बोलते हैं पता नहीं आज खुजली कैसे आ रही है ना। इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी का मतलब छोटी मोटी, इट्सी बिट्सी, यार ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्सी बिट्सी प्रॉब्लम। इट्सी बिट्सी मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, वेरी स्मॉल और टाइनी, टीनी नहीं होता, टाइनी। आइवरी टावर, आइवरी क्या होता है? जो देखे हाथी के दांत होते हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं गेंडे का जो आगे का दांत होता है या सींग कह सकते हैं उसे, वो आइवरी होता है एक तरीके से। ये बहुत ही महंगे होते हैं। अब इससे टावर थोड़ी बन सकता है, इससे कोई महल थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इमेजिनरी, आइवरी टावर का मतलब इमेजिनरी टावर हो गया या इमेजिनरी महल हो गया, ठीक है ना। तो इमेजिनरी वर्ल्ड और इम्प्रैक्टिकल, आइवरी टावर का मतलब हो गया ख्याली पुलाव जिसे आप बोलते हो, या दिवा स्वप्न जिसे बोलते हैं, वो होता है। क्योंकि आप जानते हो कि एक सींग के उसके या हाथी के एक दांत इतना महंगा होता है, अब उससे कोई महल थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये क्या है? अगर आप कहो कि मैं उसका मतलब हाथी के दांतों का एक महल बनाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये टोटली क्या है? इमेजिनेशन है। तो इमेजिनरी टावर, आइवरी टावर का मतलब हो गया इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि आप किस में जी रहे हो? दिवा स्वप्न में, आप कल्पना में जी रहे हो। तो इन नो टाइम, आई एम जस्ट कमिंग इन नो टाइम, बस अब ये गया ये आया। इन द ब्लूज, आज मैं ब्लूज हूं, ब्लू में हूं। ब्लू का मतलब ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड, परेशान। ही इज इन माई गुड बुक, इसका मतलब वो मेरे फेवर में है, और बैड बुक का क्या हो जाएगा? वो मेरे फेवर में नहीं है। इन द लॉन्ग रन, कि अभी तो देखो तुम कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन आगे चलकर इसका अंततः नतीजा है वो ये निकलेगा। इन द लॉन्ग रन का मतलब आगे चलकर, आगे जाकर अंततः है। इन द निक ऑफ द टाइम, जब जरूरत होती है उस समय, यानी कि जरूरत के समय एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हें याद आती है पढ़ाई करनी, अदरवाइज अगर रेगुलर ही चलते तो सिलेक्शन हो जाता है। इन द निक ऑफ द टाइम मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे। वी आर इन द सेम बोट, सेम बोट का मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हारी स्थिति जैसी है ना वैसी मेरी स्थिति है, तुम्हारी जो बोट है ना उसी पे मैं सवार हूं। देखो अपनी तो एक जैसी स्थिति है, यानी सेम स्थिति होना, सेम सिचुएशन होना या सेम प्रॉब्लम होना, उसके लिए आता है वी आर इन द सेम बोट। इन वॉच, वॉच का मतलब होता है फैशन, तो फैशन में चल रहा है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है माइन्यूट डिटेल, यानी छोटी छोटी चीजों की बढ़िया तरीके से जानकारी, जांच करना। आयरन हैंड, आयरन फिस्ट, मैंने बताया आयरन हैंड वो सोल्जर कब पहनते हैं? जब वो गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, और वो युद्ध में न तो समर्पण के लिए गए हैं और निर्दयी उनको बनना ही पड़ता है। तो दोनों ऐसे याद कर सकते हो। इचिंग पाम, तो खुजली हो रही है आज तो हाथों पे, ठीक है ना। इसका मतलब आपकी इच्छा है किसी से क्या लेने की? रिश्वत लेने की। इट्सी बिट्सी, ये तो इट्सी बिट्सी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है इट्सी बिट्सी। आइवरी टावर, आप हाथी के दांत से कोई महल नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हो ऐसा बने तो ये आप क्या है? आपका भ्रम है, चाहे कितने भी पैसे हो जाए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और इतना थोड़ी आप महल बना लोगे, ठीक है ना।
तो आइवरी टावर इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। आगे वाला इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक का मतलब होता है इक्का, कोई भी, जैक का मतलब हो गया यहां पे इस तरह से कि उस कोई भी व्यक्ति है, ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार, सभी चीजों में, सभी व्यापार में वो क्या है, जैक। जैक का मतलब वहां पे उसका काम निकल जाता है, वो वहां पे अपना काम निकाल लेता है, उतना उसको पता है। मास्टर ऑफ नॉन, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यापार में वो क्या है, मास्टर नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये किसके लिए आता है, जैसे आप सभी विद्यार्थियों, कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछता है ना कोई, या आपका इंटरव्यू ले रहा है, सपोज कीजिए आप केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हो गए, तो आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू वाला जो बंदा है वो क्या सोचता है, वो आपके अंदर क्या देखना चाहता है, वो आपके अंदर ये क्वालिटी देखना चाहता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये वाली क्वालिटी देखना चाहता है। तो वो आपको पूछेगा कि आपका ज्ञान कितना है, तो उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए कि इतना लेवल तक एक पर्टिकुलर आ रहा है। आप इतना नहीं है कि आप आइजैक न्यूटन की तरह ज्ञानी हो, कोई जरूरी नहीं है, आपका IQ उतना होना जरूरी नहीं है, ठीक है, एक लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ाने का तरीका पूछेगा, तो उसमें भी ये नहीं है कि आप पढ़ाने में सभी लोग एक बहुत बढ़िया हो, एक नॉर्मल बच्चे तक पढ़ाने वाला ज्ञान है आपके पास या नहीं है, क्योंकि आपको 6ठी 7वीं तक पढ़ाना है, तो आपको BA वाला ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो भी देखे जाएगा। फिर देखेगा आपका एटीट्यूड, कि आप सोशल बिहेवियर कैसा है आपका, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा घुल मिलने वाला और बहुत ज्यादा आप इंट्रोवर्ट हो, ये भी नहीं है, तो वो भी चेक करेगा। फिर आपका स्तर देखेगा, हर चीज वो एवरेज चाहते हैं। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है वो बहुत सारे काम में क्या है, एवरेज है, लेकिन किसी भी काम में उसकी महारत नहीं हो, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। इसीलिए आजकल के जो पेपर होते हैं, अब कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए सर इंग्लिश में मेरे तो 100 में 100 आ जाएंगे, लेकिन जीके में नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना है यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपको जैक बनना है, लेकिन मास्टर ऑफ नन है तो भी काम चल जाएगा। यानी आपके आज के RAS में सिनेरियो में देखो तो 5 पेपर होते, 5 पेपर में आपको एवरेज रखना है। ऐसा नहीं है किसी पेपर में बस एक में बहुत स्ट्रांग और 4 में कुछ भी नहीं है, आपको जो आपका आंकलन देखा जाता है वो एवरेज देखा जाता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन का मतलब हो गया अ पर्सन टू एबल टू डू मेनी थिंग, एक व्यक्ति जो बहुत सारी चीजें कर सकता है लेकिन किसी एक में एक्सपर्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और आपको भी ऐसा ही बनना है, ये ध्यान रखें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, मास्टर ऑफ नन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि आप पर्टिकुलर कोई फील्ड में आ गए हो तो उसको आप मास्टर बनना ही है। अब जैसे मान लीजिए क्या आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो क्या सर, आप भी बिल्कुल, हम भी एवरेज ही हैं, हम भी एवरेज ना होते तो कुछ और होते, आइजैक न्यूटन की तरह होते, वो तो मास्टर ऑफ समथिंग है। क्या आपको गाना आता है, क्या आपको नाचना आता है, क्या आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए, सब चीज़ों में आप कामयाब हो, थोड़ा थोड़ा हाथ सब जगह। क्रिकेट भी खेलना आना चाहिए तो क्रिकेट की जानकारी भी होनी चाहिए, जीके की जानकारी होनी चाहिए, लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छे से होना चाहिए, मतलब सभी चीज़ें। अब आप तो सिर्फ पढ़ाकू हो तो सिर्फ पढ़ाकू से काम नहीं चलेगा, वरना आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कोई दिक्कत नहीं है। जेल बर्ड, जेल बर्ड किसे कहते हैं, जेल में रहने वाली बर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब जेल में जाए बिना मजा ही नहीं आता, वो क्या करते हैं, पहले चोरी करते हैं, जेल चले गए, फिर वापस छूट जाते हैं, फिर वापस चोरी करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। तो जेल बर्ड का मतलब है कि बार बार जेल में आना और जाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं जेल बर्ड। अ पर्सन हु इज हैज बीन कंफाइंड इन जेल, एक व्यक्ति जो या तो जेल में रहा है या जेल में जाता आता रहता है, उसे बोलते हैं जेल बर्ड। क्यों, क्योंकि उसकी आदत नहीं जाती ना, तो वो जेल बर्ड ही है, जेल के अंदर बर्ड की तरह वो है। तो बर्ड को भी आप पालते हो तो आपको पता है ना, पहले उसको रखते हैं तो उसको बहुत दिक्कत होती है, पहली बार उसको भेजते हैं ना तो वो उड़ जाती है, लेकिन उसको दाना पानी कहीं दिखाई नहीं देता, तो वापस उस पिंजरे में आ जाती है वो, है ना, फिर वो अपने पेट बन जाती है, पेट एनिमल की तरह पेट बर्ड हो जाती है। तो जेल बर्ड कौन सी है, वो पर्सन जो जेल में आता जाता रहता है, घूमने के लिए नहीं, उसको पकड़ा जाता है, उसकी हैबिट ऐसी बन जाती है, या वो जेल के अंदर ही रहता है, उसे बोलते हैं जेल बर्ड। जॉन्डिस आई, जॉन्डिस जब होती है, पीलिया जब होता है, तो आंखों का कलर कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना।
तो देखो आंखों की, मैंने अभी बताया था कि जैसे इमोशन को बताने के लिए कलर्स होते हैं, वैसे ही आपकी आंखों के कलर्स भी बताते हैं। आपका आंखों का कलर रेड है, इसका मतलब आप गुस्से में हो। आंखों का कलर अगर हरा है, हरा होता नहीं है हालांकि, लेकिन एनिमेशन अगर दिया जाता है, कार्टून देखा होगा आपने, कार्टून में हरे रंग दिखाया, हरा रंग किसका है? ईर्ष्या का। ग्रीन आई का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। और जॉन्डिस आई का मतलब क्या हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी के प्रति ऐसे मतलब पहले से ही आप प्रिजुडिस्ड हो कि ये बंदा ऐसा ही है, इसकी शक्ल ऐसी है ना, ये ऐसा ही करेगा कुछ काम। यानी आप उससे पहले पूर्वानुग्रह से ग्रसित हो, पहले से ही आपने मान लिया कि ये बंदा ऐसा ही होगा, ये काम ऐसा ही करेगा, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं जॉन्डिस आई। ग्रीन आई का मतलब हो गया किसी से आप ईर्ष्या रखते हो, तो ग्रीन आई। रेड आई का मतलब आप गुस्से में हो किसी के प्रति, तब रेड आई। तो इस तरह से कलर जो आंखों के भी होते हैं उनसे भी थोड़ा इमोशन का पता चलता है। तो जॉन्डिस आई, जॉन्डिस का मतलब पीलिया, पीलिया होता है तो आंखों का कलर पीला हो जाता है। और पीले कलर की आंखें किसको रिप्रेजेंट करती है? वो प्रेजुडिस्ड को रिप्रेजेंट करती है, पूर्वानुग्रह को ग्रसित कर बताती है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से मिले नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, और बिना किसी जाने बिना उसके प्रति आपने एक पर्टिकुलर इमेज बना ली, उसकी इमेच्योर इमेज बना ली, एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये ऐसा ही होगा। आपने ऐसे मान लिया कि ये बंदा ऐसा ही है, इसकी शक्ल ऐसी। कई बार ऐसे होता है ना कि आप नई स्कूल में जाते हो तो कोई एक गुंडे जैसी शक्ल वाला बंदा होता है, उसको देखते आप कहते हो ये तो गुंडा ही होगा शायद, है ना, इसकी शक्ल ही कुछ ऐसी है, लेकिन वो निकलता सबसे अच्छा है लास्ट में। तो आप शुरुआत में क्या कर लिया, आपने पूर्वानुग्रह ग्रस्त कर दिया। आपकी जॉन्डिस आई थी तो आपने पहले ही जजमेंट दे दिया कि ये बंदा शायद ऐसे ही होगा। तो ऐसे जजमेंट देने वाली चीज को आप कैसे बता सकते हो? आप बोल सकते हो ही हैज अ जॉन्डिस आई, कि वो बंदा है सभी लोगों को पूर्वानुग्रह से ग्रसित है, सब लोगों को देखते ही ऐसे पहले ही कुछ ना कुछ मान लेता है ये ऐसा होगा। आपको कभी नहीं करना है ऐसा, आपको जॉन्डिस आई नहीं रखनी है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले समझना है सिचुएशन कैसी है, लोग कैसे हैं, उसके बाद में आपको कंक्लूजन देना है। क्योंकि आमतौर पे हम जल्दी कुछ बोल जाते हैं, उसका नुकसान निकलता है आगे चल के। तो किसी के प्रति आप, जैसे कई बार टीचर नई क्लास में जाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स की जॉन्डिस आई होती है, ज्यादातर की। वो ये देखते हैं मारवाड़ी में, ओ क्या वो पढ़ा जाना है, वो तो आपने जिड्डो ही है, इनकी सी अंग्रेजी आवे देख अब भी मजा लिया। तो ऐसे वो पूर्वानुग्रह से जैसे ही वो पढ़ाने लगता है ना, गुरुजी यार छोटा पैकेट में है तो बुड्ढो दिमाग कोई जोर का पढ़ाया। तो कुछ लोग तू ले नहीं मजा, ना ना यार मैं तो यही जॉन्डिस आई हूं, ग्रसित हो। इसका मतलब मैं पूर्वानुग्रह से ग्रसित था कि शायद वो ऐसे ही होंगे। तो जॉन्डिस आई का मतलब किसी के प्रति आप क्या हो कि आपने आग्रह पूर्वानुग्रह बना लिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। कैंगरूज कोट, कैंगरूज कोट ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये अभी लेटेस्ट बना हुआ है। कैंगरू कोट क्या होती है? जनरली ये वैसे कोई कोर्ट के लिए नहीं है, ना इसका कंगारू से कुछ लेना देना है, ठीक है ना। देखिए जो गेम्स वगैरह होते हैं, आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो क्रिकेट में कई बार क्या होता है कि बॉल टेम्परिंग वाला मामला देखा होगा, या किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसके फाइन लग जाता है। अब उसकी सुनवाई है ना, एक्चुअल में सुनवाई कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए क्रिकेट में कुछ पंगा हो गया तो उसकी सुनवाई बीसीसीआई, इंडिया में बीसीसीआई में होगा, और वर्ल्ड के तौर पे देखें तो आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में होगा। तो वहां पे सुनवाई होती है तो उस बंदे को रखा जाता है। एक्चुअल में उसकी सुनवाई पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है, उस पर जजमेंट पहले से ही दे दिया जाता है कि ये बंदा है, ये फाइन लगेगा इस पे। तो वो कैंगरू कोर्ट का उदाहरण है। कैंगरू कोर्ट का मतलब ये हो गया कि कोर्ट तो होती है लेकिन न्याय जो होता है वो इनवैलिड होता है, उसमें सुना नहीं जाता, उसमें पहले ही बता दिया कि इस पे इतना बैन लगेगा, इतने रुपए का बैन लगेगा। तो ऐसी कोर्ट जिसमें क्या होती है कि न्याय, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई लीगल, सीधा कोई लीगल एस्टेब्लिश्ड बॉडी भी नहीं है वो। अब आपने कभी सुना है क्या कि जैसे कोर्ट होता है तो अलग से इन सब के कोर्ट थोड़ी होते हैं, सब चीजों के कोर्ट नहीं होते। मैंने अभी बताया खेल के कोई कोर्ट थोड़ी होते, नहीं होते, वहां पे कोई न्याय के लिए अलग से थोड़ी है, लेकिन वो बना लिए उन्होंने अपनी। तो ऐसी कोर्ट जो इलीगल होती है, जो बिना मामले की सुनवाई के ही अपना निर्णय दे देती है, ऐसी कोर्ट को बोलते हैं कैंगरू कोर्ट। कीप वंस एट बे। अब एट बे, बे का मतलब वैसे आपको पता है कि कोई खाड़ी होती है उसे बोलते हैं, लेकिन यहां उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। एट बे,
अबे, एटबे से बना हुआ है, एटबे। एटबे जो एक पुराना शब्द है जिसका मतलब है कुत्तों का भौंकना या गुर्राना। पुराने समय में क्या होते थे, हाउंड, हाउंड जो कि कुत्तों की एक प्रजाति थी, वो बहुत ही गुर्राती रहती थी। तो इंसान क्या करते थे, उनको दूर बांधते थे ताकि उनके नजदीक जाते तो वो खा जाते। तो इस एटबे मतलब, एटबे वो जो हाउंड थे, जो गुर्राने वाले कुत्ते थे, उनको दूर रखना। तो कीप वंस एट बे, यानी एट बे यहां पे वो कुत्ते हैं जो गुर्रा रहे हैं, तो उनको दूर रखना है। एट बे वो नहीं है पहाड़ी या वो आप खाड़ी मान रहे हो, वो नहीं है यहाँ पे। एट बे हाउंड जो होते हैं, जो कुत्तों की एक प्रजाति होती है, उनको दूर रखने से संबंधित है। दूर क्यों रखोगे, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, ऑब्वियसली आपको काट सकते हैं, आपको खा सकते हैं। तो पुराने इससे बना हुआ, ये बहुत पुराना है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब चलकर इसको एट बे बोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये एट बे था पुराने समय में। तो कीप वंस एट बे का मतलब है किसी से दूरी बना के रखना अपने आप से। तो आप जनरली उन कुत्तों से वो दूरी बना के रखते थे, तो उससे बना हुआ है। तो कीप वंस एट बे, किसी व्यक्ति से आप डिस्टेंस बना के रखते हो, तो आप इस इडियम का इस्तेमाल करते हो। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, अपनी फिंगर को क्रॉस्ड इस तरह से हम क्या करते हैं, भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, प्लीज प्लीज मैं इस बार पास आ जाऊं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐसे करते हो ना, बस आने वाला है, आ गया आ गया, हो गया मेरा सिलेक्शन, ये यही मैं चाह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड ऐसे कब करते हैं हम, जब हम किसी चीज का वेट कर रहे हो और साथ में चिंतित भी हो, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, जल्दी से देखो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है ना, इस तरह से। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, आप अपनी फिंगर क्रॉस्ड कब करते हो, जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, और जनरली आप रिजल्ट का इंतजार करते हो। तो टू वेट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेडली होगा ये, एक्सपेक्टेडली गलत लिखा हुआ है। एक्सपेक्ट के साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका रिजल्ट ऐसा होगा, और आप इस तरह से उसका क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब एक्सपेक्टेडली आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उसमें, और साथ में आप एंक्शियस भी हो। कई बार वर्ड आता है एंक्शियसली, चिंतित तो होते ही हो, क्या पता होगा नहीं होगा, तभी तो आप इंतजार कर रहे हो, है ना। जैसे कोहली 99 रन पे, तो आप ऐसे कहते हो भगवान बस एक बॉल पे 1 रन हो रहा जाए, एक बॉल। आप अगर क्रिकेट प्रेमी हो तो, या किसी भी चीज से आप रिजल्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा आए, और ऐसा नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन इंतजार कर रहे हो, उसे बोलते हैं कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। कीप वंस पॉट बॉइलिंग, पॉट बॉइलिंग कि भाई अब क्या कुछ चल रहा है, कि यार ज्यादा कुछ तो नहीं चल रहा, बस ऐसे ही है कि दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है, दाल बस पक रही है, खा रहे हैं। पॉट्स बॉइलिंग, किसी भी व्यक्ति का पॉट है वो बॉइल हो रहा है, इसका मतलब उसके नीचे लकड़ियां लगी हुई है, लकड़ियां लगी हुई है, इसका मतलब उसका कैसे करके घर चल रहा है ना। दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है। कीप वंस पॉट बॉइलिंग का मतलब हो गया दाल रोटी का जुगाड़ करना, या मुश्किल से जीवन यापन करना, बस ऐसे हैंड टू माउथ वाली स्थिति है, हैंड में आया तो माउथ में गया। तो अब किसी अपने बोलते हैं ना, उसका चूल्हा जल रहा है, तो चूल्हा जल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कैसे जुगाड़ हो रहा है। तो कीप वंस पॉट बॉइलिंग इज इक्वल टू उसका चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जलने का मतलब होता है कि बस दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है, कैसे करके जीवन यापन हो रहा है। कीप वंस वर्ड, वो व्यक्ति अपने जुबान का खरा है, ऐसे बोलते हैं ना, अपने अपने जुबान का खरा होना या शब्द पे खरा होना, इसका मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति अपने वादों का पक्का है। कीप वंस प्रॉमिस का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपनी जुबान का पक्का है, अपने वादे का पक्का है, और आप सभी को भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान है ना, उसकी चमड़ी से, उसके कलर से, उसके स्किन टोन से, या कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट से नहीं होता, बल्कि उसकी जुबान से। जुबान का मतलब हो गया कि उस जुबान केसरी वो वाला भी नहीं, जुबान से मतलब हो गया कि उसकी जो उसने बोला है, क्या वो उस पर स्टडी है, क्या उस पर वो है, क्या उस पर जुड़ा हुआ है अभी भी, और जो उसने कहा है क्या उस प्रॉमिस को वो पूरा करता है, उससे उसकी पहचान होती है। यानी कहने का मतलब कैरेक्टर से उसकी पहचान की जा सकती है, न कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से। हाँ ये बात ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट तो कब देखोगे आप, जब आप सगाई करने जा रहे हो तब देख लो। बाकी जगह वहां पे भी आप देख क्या सकते हो, भाई आप कहीं सगाई करने के लिए जा रहे हो, किसी को देखने के लिए जा रहे हो, तो वहां आप क्या पता लगाओगे, ये तो बता, ऐसे तो लगेगा नहीं कि भाई
कोई भी चीज होती है जनरली आप बाजार में जाते हो तो आप कह देते हो कि भाई ये इस्तेमाल करने के बाद में देख लेना कैसी है, लेकिन वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई आप पता भी नहीं लगा सकते आप। हाँ चलो आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप हो गया तो पता चल जाता है ये बंदा कैसा है, लेकिन ये अपने समाज में अभी है भी नहीं और नया अपने को करना। तो सीधी सी बात है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है? सिर्फ वहां पे तो हम जज कर सकते हैं ये दिखता कैसा है या ये दिखती कैसी है, उस हिसाब से। बाकी जजमेंट तो कर नहीं सकते। तो देखो अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज ये देखो अपने समाज में कि हम सिर्फ 30-35 या 1 घंटे की मुलाकात में अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। और देखो जीवन आज तक अपने भारतीय जो समाज है उनमें अगर देखोगे तो जीवन साथी का चुनाव जो इस प्रकार से किया गया है, जो ट्रेडिशनल वे से किया गया है, जैसे हमारे घर वाले रिश्ते करते हैं, वो बहुत लंबा चला है। किन की तुलना में? जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो बाद में लव करके फिर शादी करते हैं, उनकी तुलना में। तो कहने का मतलब अपने समाज में कुछ चीज़ें आज भी पायस हैं, पवित्र हैं, उनको फॉलो करना चाहिए आपको भी। तो आप भी, हाँ ठीक है, आजकल आपको मौका दे रहे हैं, पहले तो मौका नहीं मिलता था बड़े बुजुर्ग ही जाके, आजकल कम से कम आमने सामने बैठ के देखते तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही चलना चाहिए। यू हैव टू स्टिक विद द रूल्स ऑफ सोसाइटी। ये भी बीच में एक छोटा सा संदेश मैंने दे दिया। कीप टू वंस वर्ड का मतलब कि आप अपने जुबान के खरे होते हो तो कीप वंस आई ऑन द बॉल, आंख नजरें किस पर? बॉल पे होनी चाहिए। क्रिकेट में नजरें बॉल पे तभी आप कैच पकड़ सकते हो, इसका मतलब है नजरें बॉल पे होने का मतलब हो गया बॉल यहाँ पे एम है, अपनी नजरें किस पे हो? लक्ष्य पे होनी चाहिए। तो आपकी बॉल यहाँ पे क्या है? आपकी बॉल यहाँ पे है 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो बैंकिंग, तो आपकी ये क्या होनी चाहिए? ये लक्ष्य होना चाहिए और इस पे आपकी नजरें होनी चाहिए। कीप वंस आई ऑन द बॉल का मतलब होना कि आप रेडी हो उस कार्य को पूरा करने के लिए। कीप द बॉल रोलिंग। देखिए कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए जनरली वो एक जगह ठहर जाती है तो उस पे क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, वो ठहरा हुआ है, पानी वहां से बह रहा है, ठहरे हुए पत्थर पे क्या जम जाएगी? काई जम जाएगी, वो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो ठहरा हुआ है, ठहराव के पानी में भी आपको पता है ना कीड़े मकोड़े इनका जन्म हो जाता है। तो ठहरना क्या होता है? वो निशानी होता है रुकने का, इनएक्टिविटी होती है, वो मृत्यु की निशानी होती है समाव। तो ठहरना या रुकना ये किसकी निशानी है? इनएक्टिविटी की निशानी है। और इनएक्टिविटी आती है तो आपके शरीर, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह वार्म अप करने के लिए घूमते हो तो आपके शरीर में सारी सर्कुलेशन बढ़िया, लेकिन आप नहीं घूमते, एक जगह खाते पीते हो, बैठे रहते हो, इनएक्टिव हो, रुके हुए हो, तो आपके शरीर में लाखों बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए आपको बॉल को रोलिंग करना चाहिए। बॉल को रोलिंग का मतलब ये हो गया कि आपको मेंटेन करना चाहिए प्रोग्रेस, या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुकना किसका निशानी है? मृत्यु का निशानी है। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है कैसे करके प्रोग्रेस करो, क्योंकि बॉल जहां रुक गई वहां पे उस पे काई जम जाएगी और वो खराब हो जाएगी। कीप द बॉल रोलिंग। तो फिर से जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब सभी चीजों में बढ़िया, एवरेज होना, किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होना। जेल बर्ड कभी आता है कभी जाता है, जेल की बर्ड है वो तो पंछी, उड़ता पंछी है, वो जेल में आता जाता रहता है। जॉन्डिस आई, किसी के प्रति जॉन्डिस आई तो आप पहले से आप पूर्वानुग्रह से ग्रसित हो कि वो बंदा ऐसा ही होगा, वो लड़का ऐसा ही है या वो लड़की ऐसी है। आपको ये जजमेंट कभी नहीं देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना, कोई किसी के साथ जा रहा है तो आप कहते हो ना ये बंदा, ये यार इसके साथ कैसे जा रहा है, वो इसकी लगता है कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह, और वो लास्ट में भाई बहन निकलते हैं। तो आप मतलब किसी के प्रति ऐसे जॉन्डिस आइस नहीं रख सकते। इसका मतलब आप पहले से पूर्वानुग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो बोला है ना वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते आप जीवन में। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट आर यू स्पीकिंग एंड whom you are speaking to. कैंगरूज कोर्ट, कैंगरू की कोर्ट मैंने बताया ना कि इलीगल कोर्ट होता है जिसमें कोई जजमेंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। कीप वंस एट बे, मैंने बताया ना दूरी बना के रखना। आप उन हाउंड से, उन कुत्तों से दूरी बना के रख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे इंसानों के लिए भी आता है, ठीक है। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड कब करते हो? जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो तब। कीप वंस पॉट बॉइलिंग, की बस कैसे करके चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉट है बॉईल हो रहा है, पॉट बॉईल हो रहा है तो खाने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, मतलब कैसे करके सरवाइव कर रहे हैं बस। कीप टू वंस वर्ड, शब्दों का पक्का होना, इसका मतलब हो गया अपने वादे का पक्का होना, जुबान का पक्का होना। कीप वंस आई ऑन द बॉल, लक्ष्य पे निशाना,
और कीप बॉल्स रोलिंग, बॉल को रोलिंग करते रहो, चलाते रहो, जीवन को चलाते रहो। रुकना जीवन नहीं है, मृत्यु की निशानी है, इसलिए चलते रहो। कई बार हम क्या करते हैं कि रुक जाते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं, यहाँ से हम शुरू हुए, यहाँ पे सिलेक्शन है तो यहाँ तक आकर यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ नहीं जाते, और दूसरी बार प्रयास करते हो तो इतना पहुंच जाते हो, फिर यहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब लक्ष्य इतना था ना, तीसरी बार अगर प्रयास करते तो मिल जाता, लेकिन हम रुक जाते हैं। इसलिए रुकना नहीं है। डिप्रेशन सबकी लाइफ में आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आता, और वही वीर होते हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। मुझे भी हुआ था समटाइम्स, आपको भी हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन आती है, ये पॉजिटिव डिप्रेशन होती है। अब इसमें रोने लग जाते हो, इसमें आप मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हो जो सही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ब्रेव बनो आप, ठीक है ना।